स्पेस हमें ब्लैक दिखाई देता है, जबकि हकीकत में ये ब्लैक नहीं होता, बल्कि इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है। अगर हम स्पेस को माइक्रोवेव लेंथ से देख सकें तो हमें स्पेस हर तरफ से ब्राइट ही ब्राइट दिखेगा। अब सवाल यहाँ पर ये होता है कि क्या होती है माइक्रोवेव लेंथ, और अगर स्पेस ब्राइट है तो फिर हमें ब्लैक क्यों दिखाई देता है, और ये जितने भी स्टार्स, गैलेक्सीज और प्लैनेट्स हैं, ये हमारे यूनिवर्स में कैसे बन पाए। Matter than antimatter in the universe, or if it has occurred to you, you might think this is something in the realms of This science question, fiction. why is there something Well, rather than nothing, this is one question, was posed rather late in intellectual history. Symmetry, or the baryona symmetry problem. Those terms refer If matter and antimatter were absolutely symmetrical, we would not exist. Because in the very early parts of the universe, right after जब भी हम कोई लाइट देखते हैं तो उसकी कोई ना कोई वेवलेंथ होती है, और यही वेवलेंथ मिलकर एक कलर बनाती है जो हमें दिखाई देता है, जैसे ब्लैक, येलो, रेड, यानी कोई भी कलर जो आपको दिखाई देता है वो इन्हीं वेवलेंथ्स की वजह से होता है। कुछ लाइट्स की वेवलेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी होती है और कुछ लाइट की वेवलेंथ बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है। तो ना हम इंसान बहुत बड़ी वेवलेंथ वाली लाइट्स को देख सकते हैं और ना ही बहुत छोटी वेवलेंथ वाली लाइट को देख सकते हैं। इस पूरे एरिया में बहुत छोटा सा एरिया होता है विजिबल स्पेक्ट्रम का। हम सिर्फ इसी रेंज के अंदर आने वाली वेवलेंथ्स को देख सकते हैं। अगर स्पेस को आप माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी में देख पाते तो आपको स्पेस कुछ ऐसा दिखाई देता, हर तरफ से रोशन ही रोशन। ऐसा नहीं जैसा आज हमें ब्लैक नज़र आता है, लेकिन हम इसे माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी में नहीं देख सकते क्योंकि इसकी वेवलेंथ हमारी इंसानी आँख की हद से कहीं ज़्यादा होती है। हमारी इंसानी आँख सिर्फ 380 से 780 नैनोमीटर तक की वेवलेंथ को देख सकती है, लेकिन माइक्रोवेव की वेवलेंथ इससे कहीं ज़्यादा होती है। अब ये जो हमारे यूनिवर्स में सारी लाइट नज़र आती है, ये और कुछ नहीं सिर्फ रेडिएशन होती है, जो कि बिग बैंग के बाद से ही हमारे पूरे यूनिवर्स में फैलती जा रही है। ज़मीन पर रहते हुए तो आपको इसका कोई नुकसान नहीं है हमारी अर्थ पर मौजूद एटमॉस्फेयर की वजह से, लेकिन जैसे ही आप स्पेस में जाओगे तो ये रेडिएशंस जैसे कॉस्मिक रेज, हाई एनर्जी पार्टिकल्स और सोलर रेडिएशन आपके दिल, गुर्दे, सेल्स और ब्रेन की धज्जियाँ उड़ा देगी। अब क्वेश्चन आता है कि ये रेडिएशन क्या कर रही है हमारे यूनिवर्स में, और ये आई कहाँ से? तो इसका सिंपल सा जवाब है कि जब बिग बैंग हुआ था तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी और हीट प्रोड्यूस हुई थी, और इस ही एनर्जी और हीट की वजह से बहुत सारे पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स इक्वली वजूद में आ गए थे। अब इसकी बात आगे वीडियो में करेंगे कि ये किस तरीके से बन गए थे। अब यूनिवर्स जस्ट स्टार्ट हुआ था तो पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा करीब थे, क्योंकि बिग बैंग के जस्ट फौरन बाद हमारा यूनिवर्स कोई बहुत बड़ी जगह नहीं थी। पार्टिकल्स का मतलब होता है ये सारी चीज़ें जिनसे हमारा यूनिवर्स बना है, जैसे न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। और एंटी पार्टिकल्स का मतलब होता है इन्हीं पार्टिकल्स का ऑपोजिट, एंटी न्यूट्रॉन्स, एंटी प्रोटॉन्स और पॉजिट्रॉन। तो जैसे ही ये दोनों आपस में एक दूसरे से टकराते हैं तो बहुत बड़ा एक्सप्लोजन क्रिएट होता है, जिससे बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी और हीट प्रोड्यूस होती है रेडिएशन और फोटॉन्स यानी लाइट्स की सूरत में। तो यहीं से ये सारी रेडिएशन आई थी। अब सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि हमारा यूनिवर्स स्टार्ट होने के बाद हमें कैसे पता चला कि पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स की तादाद इक्वल थी। अब तक के साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के मुताबिक ये माना जाता है कि बिग बैंग के फौरन बाद यूनिवर्स में पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स की अमाउंट सेम थी, यानी जितने पार्टिकल्स बने थे उतने ही इक्वल अमाउंट में एंटी पार्टिकल्स भी बने होंगे। लेकिन हमें कैसे पता चला कि पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स की तादाद इक्वल थी? तो इसका जवाब है आइंस्टाइन की इक्वेशन E=mc² में। ये इक्वेशन कहती है कि एनर्जी मास के इक्वल होता है, मतलब अगर हमारे यूनिवर्स में बहुत ज़्यादा एनर्जी है तो हम उससे मास यानी पार्टिकल्स क्रिएट कर सकते हैं। तो इस थ्योरी को कनेक्ट किया जाता है कि बिग बैंग के टाइम पर भी यही हुआ होगा, क्योंकि उस वक्त हमारे यूनिवर्स में बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस हुई थी। और दूसरी थ्योरी है पेयर प्रोडक्शन। इसका मतलब है कि जैसे ही कोई मैटर क्रिएट होता है हमारे यूनिवर्स में तो उसी के साथ उसी वक्त उसका एंटी मैटर भी क्रिएट हो जाता है। जैसे ही किसी एटम के न्यूक्लियस के करीब से कोई फोटोन यानी लाइट का पार्टिकल गुजरता है तो वो अपनी इंटरेक्शन से मैटर और एंटी मैटर का पेयर प्रोड्यूस करता है। अब यहाँ पर साइंस के लिए सबसे बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाती है। अगर मैटर और एंटी मैटर की अमाउंट इक्वल थी तो इन दोनों को आपस में टकराकर एनर्जी बनकर ख़त्म हो जाना चाहिए था, क्योंकि इक्वल होने पर तो हर पार्टिकल को उसका एंटी पार्टिकल मिल चुका होता। अब हम जानते हैं कि मैटर और एंटी मैटर के आपस में टकराने से मैटर बचता ही नहीं है, वो एनर्जी और रेडिएशन बनकर ख़त्म हो जाता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे एक रूम में 10 प्लेयर्स खड़े हैं और उसी रूम में 10 बास्केटबॉल्स पड़ी हैं, तो हर प्लेयर को एक एक बास्केटबॉल तकसीम हो जाएगी और फिर हमारे पास 0 बास्केटबॉल बचेंगी।
तो अगर मैटर की ही अमाउंट के इक्वल एंटी मैटर होते तो वो आपस में एक दूसरे से टकराकर एनर्जी बनकर ख़त्म हो जाने चाहिए थे। ना मैटर बचता और ना ही एंटी मैटर। और हमारा यूनिवर्स इस वक्त सिर्फ रेडिएशन से भरा होना चाहिए था। यानी ये प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सीज, ब्लैक होल्स, इन सब से हमारा यूनिवर्स बिल्कुल खाली होता। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे यूनिवर्स में लातादाद प्लैनेट्स, स्टार्स और गैलेक्सीज हैं और हम जानते हैं कि ये सब कुछ मैटर से बना हुआ है। हमारे यूनिवर्स में हमें मैटर तो हर जगह दिखता है लेकिन एंटी मैटर कहीं नहीं नज़र आता। तो ज़रूर बिग बैंग के टाइम पर जब पार्टिकल्स क्रिएट हो रहे थे तब ही ज़रूर ऐसा कुछ हुआ होगा जिससे मैटर की अमाउंट एंटी मैटर से ज़्यादा हो गई होगी, ताकि जब सारा मैटर और एंटी मैटर आपस में टकराकर ख़त्म भी हो जाए तो हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा मैटर पार्टिकल्स बचें ये सारा यूनिवर्स बनाने के लिए। यानी कि हर बिलियन एंटी पार्टिकल्स पर बिलियन एंड 1 पार्टिकल्स होने चाहिए। अब ये मैटर और एंटी मैटर का इम्बैलेंस कैसे क्रिएट हुआ? अब 1967 में सोवियत फिजिसिस्ट एंड्री सखारोव, जो कि 1975 में नोबेल पीस प्राइज़ जीत चुके हैं अपने ह्यूमन राइट्स के काम की वजह से, और यही वो इंसान थे जिन्होंने अपने स्टडीज़ से प्रूव किया था कि बैरियंस यानी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के टोटल नंबर जो होते हैं वो चेंज होते हैं वक्त के साथ साथ। इन्होंने एक्सप्लेन किया था कि हमारे यूनिवर्स में 3 तरह के लेफ्ट हैंडेड न्यूट्रिनोस के अलावा 3 ही तरह के राइट हैंडेड न्यूट्रिनोस भी होते हैं। अब लेफ्ट और राइट का मतलब ये है कि जिस तरफ वो पार्टिकल्स स्पिन करते हैं यानी घूमते हैं, और इनमें से जो 2 राइट हैंडेड न्यूट्रिनोस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं, जो कि वक्त के साथ साथ किसी दूसरे पार्टिकल में कन्वर्ट हो सकते हैं। और हो सकता है कि यही पार्टिकल्स किसी दूसरे पार्टिकल में कन्वर्ट हो गए हों जिनकी वजह से पार्टिकल की अमाउंट एंटी पार्टिकल से ज़्यादा हो गई हो। अब ये सब अभी तक थ्योरी है, कुछ इनडायरेक्ट लिंक्स मिले हैं लेकिन डायरेक्टली इसे कोई ऑब्जर्व नहीं कर सका। एक और कॉन्सेप्ट जो साइंटिस्ट की तरफ से सजेस्ट किया जाता है वो है ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी। अब हमारे यूनिवर्स में 3 तरह की फंडामेंटल फोर्सेस हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और हमारे यूनिवर्स में जो टोटल नंबर्स ऑफ बारियंस होते हैं, बारियंस मतलब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, इनके एंटी पार्टिकल्स को हटाकर इनकी कुल अमाउंट हमेशा कंजर्व रहती है, लेकिन सिर्फ तभी जब तक ये नॉर्मल रिएक्शन में है। कंजर्व होने का मतलब जितने बारियंस रिएक्शन से पहले होंगे उतने ही रिएक्शन के बाद बचने चाहिए। ये नॉर्मल केमिकल रिएक्शन पर तो वर्क करता है लेकिन बड़े स्केल पर अनस्टेबल हो जाता है। 1970s में हमें पता चला था कि बारियंस के नंबर चेंज भी हो सकते हैं अगर ये बहुत ही ज़्यादा हाई एनर्जी से कांटेक्ट में आ जाएं तो, यानी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी पर पार्टिकल पर अवेलेबल हो। और जब यूनिवर्स बहुत ही अर्ली स्टेजेस में था, जस्ट बिग बैंग के फ़ौरन बाद, तो ये सारी फोर्सेस बिल्कुल यूनिफाइड थी, यानी एक साथ थी। उस वक्त पार्टिकल को बहुत ही ज़्यादा एनर्जी मिल रही होगी जिसकी वजह से हैवी पार्टिकल्स जैसे बी मेसॉन्स पार्टिकल्स लाइटर पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गए होंगे जैसे लेप्टॉन्स। और तब ही इस चेंजिंग के दौरान मैटर की अमाउंट एंटी मैटर से थोड़ी बढ़ गई होगी। तीसरी थ्योरी जो सजेस्ट करती है वो है CP वॉयलेशन। अब C का मतलब चार्ज कंजुगेट और P का मतलब पैरिटी मतलब इक्वालिटी। अब ये थ्योरी कहती है कि अगर हम तमाम पार्टिकल्स को उनके एंटी पार्टिकल से रिप्लेस कर दें तो अगर इस यूनिवर्स में इस मॉडल के अंदर हम आहंगी होगी तो पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स का जो बिहेवियर होगा वो एक ही जैसा होगा। और अगर हम फिर इस चीज़ को दोबारा किसी मिरर के सामने रखें तो जैसे हमें नॉर्मल लाइफ में मिरर के सामने चीज़ उल्टी नज़र आती है, तो ऐसे ही ये प्रोसेस भी मिरर के सामने जाकर वापस रिवर्स हो जाएगा, वैसा ही जैसा एंटी पार्टिकल से रिप्लेस करने से पहले था। इस एग्जाम्पल से समझने के लिए ये सब कुछ ऐसा ही है जैसे मैंने कोई किताब सीधी उठाई, फिर मैंने खुद ही उस किताब को उल्टा कर दिया और फिर दोबारा उस किताब को सीधा कर दिया। इस सारी सिचुएशन में किताब किताब ही रहेगी, वो अपना वजूद नहीं खोएगी। अब ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है क्योंकि हमारी नॉर्मल लाइफ में चीज़ें इसी तरह काम करती हैं। लेकिन अर्ली यूनिवर्स के टाइम पर CP वॉयलेशन का मतलब है कि पार्टिकल्स ने सिचुएशन से हटकर बिहेव किया होगा, जिसकी वजह से जो रिजल्ट निकलना चाहिए था वो नहीं निकला। मतलब एंटी पार्टिकल्स हो सकता है किसी दूसरे पार्टिकल्स में बिखर गए हों, क्योंकि अगर ये रूल सही से काम करता तो पार्टिकल्स को वही रहना चाहिए था जो वो था, वो किसी और पार्टिकल में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए था। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप एक टेबल पर एक कॉइन घुमाकर छोड़ दें। अब वो कॉइन हेड्स आएगा या टेल्स आएगा ये तब तक नहीं कहा जा सकता जब तक वो कॉइन खुद रुक कर गिर ना जाए। लेकिन अगर कोई उस कॉइन को गिरने से पहले ही छेड़ दे या उसे खुद ही जानबूझकर हेड्स की तरफ गिरा दे तो पूरी सिचुएशन चेंज हो जाएगी। क्या पता वो कॉइन टेल्स की तरफ गिरता। इसी तरीके से ऐसा लगता है कि कोई फोर्स थी जिसने जानबूझकर मैटर और एंटी पार्टिकल में इंटरवीन किया, और वो फोर्स चाहती थी कि मैटर की अमाउंट एंटी मैटर से ज़्यादा हो,
वो फोर्स चाहती थी कि प्लैनेट्स बने, स्टार्स बने और पूरी सिविलाइजेशन, दुनिया, लाइफ वजूद में आए। आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस में इंटरेस्ट रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। But we exist. So there has to be an asymmetry between matter and antimatter.